hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass, in the ratio of 1:8 by mass to form water. To form water, full stop. What mass of oxygen gas would be required what mass of oxygen gas would be required to react completely would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास. तो 1:8 बाई मास का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए और हाइड्रोजन पहले लिखा हुआ है फिर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, रेशियो में पहले 1 लिखा हुआ है फिर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है बाई मास. इसका मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन में लूँगा तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पर आप लिखिएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अच्छा, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जैसे कोई बच्चा लेट आता है तो उसको अलाउ कर देते हैं. हमारे टाइम पर ही होता था कि कोई लेट आता था तो सब बच्चे क्लैपिंग करते थे, है ना. हाँ, हमारे टाइम पर ऐसे होता था, ऐसे तो बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगता था. कहाँ रह गए थे भाई? डांस कर रहा था. और बताओ कैसा इत्तेफाक है कि अभी अभी आया और अभी अभी मैं यही बात बता रहा था कि जब कोई लेट आता था ना बच्चा तो सारे बच्चे क्लैपिंग करने लगते थे. तो ये किसी टीचर ने चालू करवाया था तो बच्चों को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता था कि अगली बार से मेरे को टाइम पर आना है. तो फिर क्या हुआ कि फिर एक नया ट्रेंड चल गया. बच्चे तो बच्चे थोड़ी हैं, वो तो गुरु हैं, है ना, सबके गुरु. तो फिर क्या हो गया, नया ट्रेंड चालू हुआ कि एक बच्चा था वो लेट आ गया तो सबने ताली बजानी शुरू कर दी, इसने ऐसे कर दिया. अभी टीचर चिढ़ गए तो एक बार और बच्चा लेट हुआ, उसने भी ऐसे ही कर दिया. फिर टीचर ने मना कर दिया, कह रहा नहीं कोई ऐसे नहीं करता. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो of 1:8 by mass means 1 gram of hydrogen will require 8 gram of oxygen to form water. So 3 gram of hydrogen. वो पूछ रहे हैं कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा. तो सीधी बात है 1 ग्राम को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम को कितना चाहिए होगा, 8 × 3 24. ठीक है, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will require 8 × 3 is equal to 24 gram of oxygen to form water.
टू फॉर्म वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेशो में अगर आप सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म में, तो दूसरे टर्म को भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से 8 को भी तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेशो में एक टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे टर्म को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन बना रहा है कैसे, 3/24 भी अगर करेंगे तो 3/24 भी क्या ही आ जाएगा, यही आ जाएगा 1/1 रेशो। जिसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, comma 11 gram of carbon dioxide is produced, comma 11 gram of carbon dioxide is produced. Full stop. What mass of carbon dioxide will be formed? What mass of carbon dioxide will be formed? What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in when 3 gram of carbon when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen is burnt in 50 gram of oxygen. Question mark. Which law of chemical combination will govern your answer? हाँ सुनिए अभी, यस यही गलती ना जनरली हो जाती है बच्चों से, जो अभी अभी तुमसे हुई। क्या होता है कि ऑक्सीजन कभी भी किसी चीज़ में ना ऐड नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन उस चीज़ को ना डिस्ट्रॉय कर देता है, जला देता है पूरी तरीके से। ऑक्सीजन का काम ही जलाने का होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स जो है, हमारे अंदर भी जो हम फूड खाते हैं ना, उस फूड को वो जलाता है, उस फूड को वो बर्न करता है। जब फूड को बर्न करता है तो फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है। अगर मान लीजिए हम किसी व्हीकल की बात करें तो व्हीकल के अंदर पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो उस पेट्रोल को या डीजल को बर्न करती है, जलाती है, ठीक है। जो इंजन होता है ना, इंजन किसी भी कार का या व्हीकल का, पहले कभी डिस्कस करा था मैंने इंजन के बारे में। इंजन के अंदर क्या होता है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इंजन के अंदर क्या होता है, इंजन के अंदर आग लग जाती है, ठीक है। इसीलिए इंजन गर्म होता है इतना ज़्यादा। तो इंजन के अंदर आग लग जाती है। वो आग कैसे लगती है, उसके अंदर पिस्टन्स होते हैं। पिस्टन्स क्या है, जैसे कि सिरिंज होता है छोटा सा, जैसे कि पिचकारी होती है। तो वो जो पिस्टन्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और मूव किससे करते हैं, कोई भी चीज़ अगर जलती है, बर्न होती है, तो वो क्या करती है, वो स्टीम प्रोड्यूस करती है। और जब वो स्टीम प्रोड्यूस करेगी तो स्टीम को निकलने की जगह चाहिए। आपने इंजन को कर रखा है चारों तरफ से बंद, तो निकलने की तो जगह मिलेगी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं तो ताकत लगाएगा। तो जिस जगह पर भी ताकत लगाएगा वहाँ पर जो भी मूवेबल आइटम है वो आइटम मूव करने लगेगा। नहीं समझे। जैसे एक बड़ा सा भगोना रखा हुआ है और उस भगोने के अंदर हमने पानी रख दिया। अब पानी के ऊपर हमने एक
टाइट एक प्लेट को हमने रख दिया, तो अब पानी जब इवेपोरेट हो रहा है, स्टीम में डेवलप हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है पानी, जब उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो स्टीम को निकलने की जगह मिलेगी, जगह आपने दी नहीं, आपने उसके ऊपर प्लेट ढक दी है, प्लेट अच्छी खासी हैवी है, तो थोड़ी देर बाद यू विल ऑब्जर्व कि वो जो प्लेट है वो ढक 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 ऐसे हिलने लगेगी वो प्लेट। इसका मतलब क्या है, वो जो स्टीम है वो बाहर निकलने के लिए कंटिन्यूसली उसको पुश कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि आपने अब वो भगोना हटा दिया, भगोने की जगह आपने प्रेशर कुकर रख दिया। तो प्रेशर कुकर जब आपने रखा तो प्रेशर कुकर के ऊपर एक विसिल होती है, और आप जरा विसिल को ना हाथ में लेकर कभी उसको प्रेशर कुकर के ढक्कन से हटाकर विसिल को हाथ में लेकर देखना, तो ठीक ठाक होती है वो हैवी, मतलब छोटी सी होती है लेकिन अपने साइज़ के हिसाब से हैवी होती है वो। तो आप ये देखिए स्टीम में कितनी ताकत होती है कि जब स्टीम बन रही है अंदर, और हमने जब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया तो उसका जो ढक्कन होता है उसको साइड में भी देखना, उसमें रबर पैडिंग भी दे रखी होती है ताकि जरा सी भी एयर निकलने की या एंटर करने की जगह ना मिले एयर को। तो अब उसके अंदर दाल वगैरह जो भी चीज़ है वो बॉईल हो रही है अब उसमें जो पानी है उसको बाहर निकलने की जगह चाहिए, जगह आपने छोड़ी नहीं, तो वो जो भी चीज़ मूव हो सकेगी उसको मूव करने की कोशिश करेगी स्टीम। तो ऊपर जो नोज़ल होती है उसमें बहुत बारीक सा होल होता है, वहाँ से स्टीम निकलती है, और स्टीम में इतनी ताकत होती है कि वो उसको विसिल को ऊपर उठा देती है, और विसिल को ऊपर उठाती है तो जब जो जगह नोज़ल खुल जाता है उस नोज़ल में से वो स्टीम बाहर निकलती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट स्टीम इंजन में यूज़ होता है, यही कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल में, बाइक में, गाड़ी में, सब जगह यही इंजन जो कॉन्सेप्ट है यूज़ होता है। सील्ड पैक इंजन होता है, और सील्ड पैक इंजन के अंदर आग लगती है, किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर। उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, आपने सुना होगा 150 सीसी की बाइक, 200 सीसी की बाइक, 300 सीसी की बाइक। ये सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी क्या होता है, अरे बताओ, बहुत कंबशन नहीं, सोचो सोचो। हाँ हाँ हाँ, कैपेसिटी होती है सीसी। अब वो कैपेसिटी कैसे पता चला, आप लोग ये जानते हैं कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो सीसी, सी इज फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, एंड अनदर सी इज फॉर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होता है वो सी 150 सीसी की बाइक, 200 सीसी की बाइक, ठीक है। तो और जब 1000 सीसी हो जाता है, 1000 सीसी, तो इसी को क्या बोल देते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल देते हैं, 1 लीटर, ठीक है। तो कभी बराबर से फॉर्च्यूनर गुजरे तो जरा देखना उस पर क्या लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है 3.0 L, ठीक है। एक 3.5 वाली भी आती है और हैवी भी आती है, इनोवा पर देखना 2.8 लिखा रहता है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये 3.0 लीटर का मतलब क्या है, 3000 सीसी। सोचो कितना बड़ा इंजन होगा उसका, ट्रक जैसी बड़ी होती है तो इंजन तो बड़ा होगा ही उसका। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होती है इंजन की। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर पिस्टन्स बने हुए होते हैं। पिस्टन्स इज जस्ट लाइक ये विजिल, जैसे विजिल मूव करती है, और वो जो है वो एक्सल से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी गाड़ी के व्हील के एक्सल से कनेक्टेड होते हैं। तो जब वो लगातार ऐसे मूव करने लगते हैं स्टीम की वजह से, क्योंकि इंजन से बाहर निकलने की तो जगह मिलती नहीं है, इंजन में क्या जाता है, आप ऐसे स्कूटी चलाते हैं तो जो आप ऐसे खींच रहे हैं ना उसको, उसमें अंदर वायर कनेक्टेड होता है, आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं तो वायर घूमता है, और जो वो वायर घूमता है वो थ्रॉटल कहते हैं उसको, कभी नेट पर पढ़ कर देखना, थ्रॉटल बोलते हैं उसको, थ्रॉटल, THROTTL, थ्रॉटल। तो वो वायर खींचता है, और वो वायर जब खींचता है तो वो पेट्रोल टैंक में से एक मामूली सा नोजल होता है, उसको खोल देता है इंजन की तरफ। तो इंजन में स्पार्क जनरेट होता है, जो आप चाबी घुमाकर और बैटरी से बटन दबाकर आप स्पार्क जनरेट करते हैं। वो स्पार्क बहुत होता है पेट्रोल में आग लगाने के लिए, पेट्रोल में आग लग जाती है, आग लगती है तो स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, वो पिस्टन को मूव करती है, और पिस्टन जो है जैसे प्रेशर कुकर की जो स्टीम है वो सीटी को मूव करती है, विसल को मूव करती है, तो वो मूव करते हैं, और उसके साथ में एक्सल कनेक्टेड होता है, और उसके साथ व्हील, तो व्हील घूमता है और हम चल जाते हैं, हमारी गाड़ी चलने लगती है, ये होता है। तो उसमें हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किस लिए पहुँचे, क्योंकि ज़रूरत है। ज़रूरत किस चीज़ की है कि ये जो कार्बन है ना जल रहा है, ये कार्बन जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, जितने भी फ्यूल्स हैं, सब में एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बन है। इसीलिए इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, 10th क्लास में पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसीलिए इनको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो भाई ये सब जलते हैं। अब हम ये कहेंगे कि जलते हैं, किससे जलते हैं, ऑक्सीजन से जलते हैं, तो ऑक्सीजन से जलते हैं। स्पार्क आपने जनरेट करी, स्पार्क जनरेट ही नहीं होगी, माचिस जलाना शुरू करो, माचिस जलेगी ही नहीं, इग्नाइट ही नहीं होगी अगर ऑक्सीजन ना हो। तो ऑक्सीजन ज़रूरी होती है,
ऑक्सीजन कहाँ से मिलती होगी? पेट्रोल का जो ढक्कन है वो तो बंद रहता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई उसको? इंजन वो बंद है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई? पेट्रोल का जो होता है ना ढक्कन, जो होता है कैप जो होती है, उसमें छोटे छोटे ना बारीक बारीक होल्स दे रखे होते हैं, रबर की पैडिंग होती है उसमें के अंदर, उसमें छोटे छोटे होल्स दे रखे होते हैं, वहाँ से जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो खींचता है ऑक्सीजन। अब अगर इस चीज़ का यकीन ना हो और इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखना है, तो जिन बच्चों के घरों में स्कूटी है, स्कूटी का जहाँ पर पेट्रोल डालते हैं ढक्कन खोलना और 2-3 पॉलीथिन, जो पॉलीथिन होती है ना, पॉलीथिन की लेयर लगा देना और फिर उसके बाद टाइटली बंद कर देना, स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी ख़राब हो जाएगी, किक मारते रहना, स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है जो कहीं बहुत ज़्यादा थ्रेफ्ट प्रोन एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पर कि पता है कि भाई बहुत ज़्यादा चोरी चकारी होती है, यहाँ पर बहुत ऐसे एरियाज़ हैं कि मैं अपनी स्कूटी लगा कर चला जाऊँगा, चोरी हो जाएगी, ठीक है, बहुत चोर घूमते हैं इधर। तो वहाँ पर जो समझदार लोग हैं वो यही काम करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, उसके ऊपर पॉलीथिन लगा देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। अब कोई सर पर उठाकर तो लेकर नहीं जाएगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ हम ही ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, हमारे व्हीकल्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो किसी भी चीज़ को जला देती है, पेट्रोल को जला देती है, पेट्रोल दोबारा मिलता नहीं है, गायब हो गया ना, जला दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। कैसे? अभी मैं यहाँ से वहाँ तक चला गया, हो गया ना, ख़त्म हो गया ना, गया। तो वही चीज़ है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से 3 ग्राम कार्बन जलकर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन बहुत है। समझ गए कि नहीं? सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा ही इस वजह से है, क्या बोल रहे हैं? बर्न्ट मतलब ख़त्म हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अब वो बोल रहे हैं व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब वो जलकर ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हो गया? कार्बन तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसने गैस प्रोड्यूस कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? 11 ग्राम। तो 3 ग्राम कार्बन ही मेरे पास अभी दोबारा है और वो बोल रहे हैं 50 ग्राम ऑक्सीजन है। तो भाई एक बात बताओ, जब हमने उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी शुरू करी तो वो तो 8 ग्राम ऑक्सीजन उसको 3 ग्राम को जला ही देगी, कार्बन को अब ऑक्सीजन करेगी क्या? अब ऑक्सीजन का क्या काम होगा? सोचो और बताओ भाई। एक्सेसिव ऑक्सीजन, वो फालतू रह गई ऑक्सीजन, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई 3 ग्राम ऑफ कार्बन को तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ने ही जला दिया, तो बची कितनी? 42 ग्राम। उन्होंने बोला विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो हम ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कार्बन को जलने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो हो गया 3:8, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास मत लगाना, ये क्वेश्चन दिया ही और इस पर स्टार मार्क कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया ही इस वजह से जाएगा कि देखते ही बच्चा कहेगा अच्छा 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 3 + 8 11 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 3 + 50 53 होगा, ठीक है ना। बहुत बच्चों से गलती होती है ये, तो याद रखना, क्योंकि ये बर्निंग वाला एग्जाम्पल है, कार्बन खत्म हो गई, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ने ही उसको जला दिया, तो बाकी की जो 42 ग्राम है दैट रिमेन्स अनबर्न्ड, अनयूज्ड, ठीक। इतना लिखिएगा। यहाँ पर आप लिखें बिकॉज एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट to burn 3 gram of carbon. So the extra 50 minus 8. So the extra 50 minus 8 is equal to 42. So the extra 50 minus 8 is equal to 42 gram of oxygen will remain unused in this reaction. ठीक है। Which law of chemical combination will govern your answer? आप लिखेंगे law of constant proportions. Constant का मतलब होता है fixed, proportion का मतलब होता है ratio.
तो यहाँ पर वो रेशो फिक्स है कि 3 ग्राम कार्बन को जलने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए ही। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट proportions govern our answer। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? क्लियर? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नोट करें। 0.24 ग्राम सैंपल, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एनसीईआरटी का है। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron of compound of a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। Full stop. Calculate the percentage composition of the compound by mass। Calculate the percentage composition of the compound by mass। क्या दिया है? A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। सर ऑक्सीजन बोरॉन दोनों का निकालना है? हाँ, दोनों का निकालना है। Calculate the percentage composition of compound by mass। कैसे निकालेंगे? सोचो, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है? हाँ हाँ बोलो। सर ऑक्सीजन का जैसे 0.144 है, हाँ। ठीक, तो उसको डिवाइडेड बाय टोटल लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें अपनी परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम अपने मार्क्स को किससे डिवाइड करते हैं? टोटल मार्क्स से। ठीक है, टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। तो लिखिएगा कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय मास। तो लिखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन of oxygen, percentage composition of oxygen is equal to mass of oxygen upon mass of compound into 100। अरे ये ना यहाँ पर पेन रह गया था, आप में से किसी बच्चे का है क्या? इधर ही कहीं पीछे सीट पर रखा हुआ है। हाँ जी, सर ऑक्सीजन का 60 आ रहेगा। ऑक्सीजन का 60।
तो परसेंटेज composition of oxygen is equal to mass of oxygen upon mass of compound into 100. तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है? 0.144 और मास ऑफ कंपाउंड मतलब दोनों का टोटल 0.096 प्लस 0.144. दोनों को ऐड करेंगे. 6 + 4 is 10, 1 कैरी. 1 + 9 is 10 + 4 14. 1 कैरी. 1 + 0 is 1 + 1 2. 0.240 into 100. पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट. पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट. 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया. 12 2 ज़ा 24, 12 ज़ा 144, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 12 5 ज़ा 60%. ठीक है. ऐसी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है 40% होगा क्योंकि टोटल तो 100 है ना, और ये 60 है. ठीक, लेकिन उसको भी करके दिखा देगा. ऐसे ही कर दो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन is equal to mass of boron upon mass of compound into 100. कंपाउंड का मास तो हम निकाल ही चुके थे 0.240. मास ऑफ बोरोन कितना है? 0.096 अपॉन 0.240 into 100. ये पॉइंट गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये पॉइंट गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट. 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया. 12 2 ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. ठीक है. तो 4 into 10 is 40%. ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गई इसकी 40%. अगला टॉपिक लिखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? ठीक है. हाँ, नहीं थर्ड का ना जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो सिलेबस में नहीं है. अच्छा, बोरोन का क्या होगा? मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड. बोरोन का मास कितना दे रखा है? 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन. तो बोरोन का मास ऊपर लिख दिया 0.096 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड. मास ऑफ कंपाउंड मतलब ये टोटल. तो ये टोटल 0.240 आया था. तो 0.240 मैंने दोबारा टोटल करके नहीं दिखाया, मैंने सीधा 0.240 लिख दिया. मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बस फिर डिवाइड करा. 24 4 ज़ा 96, 4 10 ज़ा 40. ठीक है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. देखिएगा, Dalton put forward his atomic theory of matter Dalton put forward his atomic theory of matter in 1808. In 1808, full stop.
The various postulates, the various postulates or assumptions of his theory of matter are as follows. Of his theory of matter are as follows. पहला लिखेंगे all the matter is made up of, इसके 10 assumptions हैं. Assumptions को ही postulate कह दिया जाता है कि उसने ये मानकर आगे के अपना जो आगे के experiments हैं वो ये postulates को assume करके फिर वो आगे बढ़ाता है. तो पहली assumption उसकी क्या थी? Dalton की all the matter is made up of very small particles all the matter is made up of very small particles called atoms. Called atoms. Second, atoms cannot be divided. एटम्स को डिवाइड नहीं करा जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता. एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. उसके बाद थर्ड है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. Atoms can neither be created nor destroyed. Fourth है atoms are of various kinds. Atoms are of various kinds. Full stop. There are as many kinds of atoms there are as many kinds of atoms as are elements. Fifth है all the atoms of a given element thus all the atoms of a given element are identical in every respect. Are identical in every respect, comma
हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले ये 5 जो पोस्टुलेट्स हैं पहले इनको समझिए, नोट कर लिए भाई ऑनलाइन, बताइए। इसके नोट्स भेज दो भाई। ये इसके तो नोट्स नहीं भेजूंगा, इसके तो मैं साथ साथ ही बनवा रहा हूँ, क्योंकि अगर चाहिए फिर भी तो बता देना, नोट्स तो मेरे पास बने रखे हैं इसके। पर क्या है कि इसमें ना आधे से ज़्यादा पोर्शन वो आपके काम का नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट वाला था। अब मोल कॉन्सेप्ट जो था वो एटम्स ऑफ एटम्स वाला भी था और एक एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला भी था, 2 अलग तरीके के होते थे। तो वो अब सिलेबस में नहीं है, तो बहुत बड़ा चैप्टर था, ये आधा रह गया है, तो इट्स बेटर कि हम यहीं खुद ही बना लें। ठीक है, देखिएगा पहला है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जितना भी मैटर है, अब चाहे वो सॉलिड हो, चाहे फिर वो लिक्विड हो, चाहे फिर वो गैस हो, तो गैल्टन ने ये कहा कि जितना भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स बोलते हैं उनसे मिलकर बना है। ठीक है, दूसरा ये तो पहला तो पता ही है ना कि सब कुछ जो है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर ही बना है। दूसरा रूल क्या है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को डिवाइड नहीं करा जा सकता और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता एटम्स को। ठीक है, एटम को और छोटा डिवाइड करना मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। थर्ड है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, एटम्स जो हैं वो नेचर में पहले से ही मौजूद होते हैं, उनको ना तो हम खुद से बना सकते हैं और ना ही हम खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम हमेशा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। उसके बाद हम फोर्थ हम बात करते हैं, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। लगभग 117 एलिमेंट्स हैं, तो वो कहते हैं कि हर एक एलिमेंट के जो एटम है ना वो थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, बहुत टाइप्स के हैं। जैसे कार्बन के अगर एटम होंगे तो वो अलग तरीके के, आयरन के एटम होंगे तो फिर वो अलग तरीके के होंगे। तो एटम्स जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी ही तरीके के एटम्स होते हैं, तो एटम्स में थोड़ा अंतर होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है एटम का, ठीक है, लेकिन वैसे सर आइसोटोप्स के केस में तो अलग होगा ना? क्या चीज़, आइसोटोप्स के केस में तो अलग होगा ना एटम? मैं तो वैसे नहीं बता रहा हूँ, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि जब आप आइसोटोप्स की बात करते हैं, आइसोटोप क्या होता है मालूम है भाई? बताइए। हाँ, आइसोटोप वो होता है, मास अलग होता है, पर जो Same एटॉमिक element नंबर होता है वो सेम होता है। ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं जिनसे किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करा जाता है, एक तो होता है एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक नंबर। आइसोटोप हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ओरली क्या बताता जा रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन भी करूँगा, लिखवाऊँगा भी सब कुछ। तो जो आइसोटोप हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अब जब आइसोटोप की बात करेंगे तो आइसोटोप का तो सबका एक जैसा ही होगा क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होते सर हैं। 3 होते हैं, ट्रिटियम, डायट्रियम। चलो एक तो सही बताया, एक प्रोटियम होता है सबसे पहला, दूसरा ड्यूटेरियम होता है और तीसरा ट्रिटियम होता है। तो ये 3 होते हैं उसको आइसोटोप्स। तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो इन पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल्स हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एलिमेंट तो सेम हुआ ना, हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स के जो एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे, वो सेम होंगे क्योंकि एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। यही कहना चाह रहे थे। चलिए जी, तो आगे चलता हूँ मैं। 5th है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट। तो ये वही वाली बात होगी जो आप बोल रहे थे, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन एक ही तो एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं वो हर तरीके से एक जैसे ही होंगे। अगर ऑक्सीजन के 50 एटम हैं तो वो 50 के 50 एटम एक जैसे ही होंगे, आपस में रिजेंबल करेंगे। फिर है हैविंग द सेम मास, उनका मास भी सेम होगा, उनका साइज भी सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ठीक है, चलिए जी आगे। तो ये 5 पोस्टुलेट्स थे डाल्टन के। छठा देखिएगा। अच्छा, चाहो तो ये 5 ही याद कर लेना, लेकिन बाकी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना तो वो आपसे ये कहते हैं कि राइट एनी 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनता है डायरेक्ट थ्योरी का।
ठीक, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी किसी पोस्टुलेट की और की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप सारे ही कर लेंगे। छठा देखिएगा, atoms of different elements differ in mass atoms of different elements differ in mass, comma, size and chemical properties. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनका साइज भी से अलग होगा, उनका मास भी अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। सातवां देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स chemical combination between two or more elements consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compounds. सातवां जो प्रॉपर्टी है, सातवां जो पॉस्टुलेट है, इसका क्या मतलब है? केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का अगर केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाए, जैसे वाटर है तो वाटर में कौन से दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो अगर दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि उन दोनों के एटम्स आपस में जुड़ते हैं। हमको लगता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गया और H2O बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 बन गया, तो कार्बन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स वो सारे के सारे कंबाइन होते हैं। तो बेसिकली जो एटम है वो जुड़ते हैं, तब जाकर हमारा नया कंपाउंड बनता है। मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बना। हाँ, मॉलिक्यूल जुड़ा ना, जो जुड़कर बना वो मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि सबसे छोटी जो चीज़ है ना वो जुड़ेगी, और जब दो एटम्स जुड़ते हैं तो एटम्स के जुड़ने से जो बनता है वो मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन के एक एटम और दूसरे एटम की बात कर रहा हूँ। तो जब ये जुड़ जाते हैं ना, तो तब ये H2 मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, जुड़े दो एटम जुड़े तो दो एटम के जुड़ने से एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ये तो चीज़ इसी मॉलिक्यूल का किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज होकर कोई नया कंपाउंड बन गया। हाँ, तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तो एटम ही था ना, एटम से ही तो मॉलिक्यूल बना और फिर मॉलिक्यूल से कंपाउंड बन सकते हैं, है ना। तो जो बेसिक स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग तो एटम से हुई, सबसे पहले दो एटम्स जुड़े तब जाकर एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ये होता है। और वैसे भी आप आगे जाकर देखेंगे कि जो बड़े बड़े कंपाउंड्स भी बनेंगे उसमें भी हमारा जो एटम है वही जुड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूँ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एक एसिड होता है HCl, तो उसकी बात करें तो मैं अभी डिटेल में करूँगा उसको वैलेंसी को, कि हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन एक अलग और अनोखा
हाँ 1 प्लस भी होती है 1 माइनस भी होती है और सिर्फ 1 भी होती है इसकी वैलेंसी। सिर्फ 1 जो है जिसका कोई साइन नहीं होता उसको बोलते हैं कोवैलेंसी, कि ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा, ये तो शेयरिंग करेगा, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, तो वो है आपके सिलेबस में करना है आपको। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन भी जब जुड़ते हैं तो क्लोरीन की 1 माइनस होती है, इसका 1 इसके पास, इसका 1 इसके पास, तो क्रॉस ओवर वैलेंसीज ये HCl बन जाता है। इसको हम डिटेल में करेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। 8th देखिए, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। अरे कैप ही तो है, उठा लेना जाते टाइम, तुम बिना बस ये बाल बाल कटवा लो जरा, बार बार आंखों पे गिरते रहते हैं। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। The number and kind of atoms in a given compound is fixed. In a given compound is fixed. हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसमें जो नंबर है और काइंड ऑफ एटम्स हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं H2O की ही बात करता हूँ, बार बार H2O का ही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि अभी और कंपाउंड्स की बात करेंगे नहीं, और कंपाउंड्स आपसे बनवाएंगे कि क्या उनकी वैलेंसी होती है, क्या एटॉमिक नंबर होता है और किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो कभी भी मैं वाटर की बात करूँगा तो H2O ही होगा। ठीक है, अगर किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता तो समझ जाइए कि उसके आगे 1 लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम फिक्स रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम फिक्स रहेगा। तो द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। तो मुझे पता है कि अगर मैं वाटर की बात करूँ, कंपाउंड वाटर है उसकी बात करूँ, तो भाई उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी वाटर बनेगा। सल्फर और ऑक्सीजन से तो बनेगा नहीं ना पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। तो काइंड ऑफ एटम्स तो फिक्स रहे और नंबर ऑफ एटम्स भी फिक्स रहे। हाइड्रोजन के 2 ही चाहिए। कोई ये कह दे कि नहीं मुझे ज़्यादा ताकत वाला, मेरे को ज़्यादा ज़बरदस्त वाला पानी चाहिए, तो हाइड्रोजन के 50 एटम जोड़ दो भाई, ऑक्सीजन के 100 जोड़ दो, है ना। क्या है इसको क्या हो गया, इसको कुछ हो जाता है बीच बीच में। पता है अभी क्या कर रहा था ये, अभी इसकी ये ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं योग प्राणायाम कर रहा हूँ बैठकर, क्या हो गया। मतलब हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इसका दिमाग अभी भी डांडिया में है, ये डांडिया खेल कर आया कल भी। कौन सा गाना चल रहा है ऐसा जो हंसी आ रही है। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। और एक बात बताइए, कल सुबह का रख लें टाइम, छुट्टी तो आज भी थी। 5 दिन की छुट्टी है।